नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मंथन में आज मैंने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को आमंत्रित किया है, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे थे जो चाहते थे कि उन्हें मार्गदर्शन मिले, जो कि आईएएस बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन हिंदी भाषी हैं। उनके मन में हमेशा एक सवाल होता है, वो ये सोच के टेंशन में रहते हैं कि चूंकि वो हिंदी भाषी हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएएस की तैयारी में कहीं कोई उनसे कमी छूट जाएगी और जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे उनके मन में हमेशा उठते रहते हैं। इसलिए मैंने आमंत्रित किया है एक जाने माने आईएएस ऑफिसर को, जिन्होंने हिंदी भाषा में ही प्रवीण जो है वो बनाया था और उनकी काबिलियत जो है वो इसी में है। और उन्होंने किस तरह से सारे हर्डल्स को क्रॉस किया था वो आज बच्चों को बताएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। आज हमारे साथ हैं आईएएस राहुल धोते जी, जो कि अभी फिलहाल सब डिविजनल ऑफिसर हैं रतलाम में। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ अपने शो में। वेलकम सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अच्छा सर, आपको भी पता है कि हिंदी भाषी होना अपने आप में बहुत बड़ा, मुझे लगता है सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए नहीं, हर स्टेप में भारत में रहने के बावजूद भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी और उसमें आपने कहा था कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उस टाइम से मेरे दिमाग में ये रोटेट होने लगा कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम भी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में अंग्रेजी को तवज्जो थोड़ी कम दी जाती है। वहां पे बच्चे जो है अब बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि वो हिंदी ही पढ़ते थे और आगे भी वो हिंदी में ही काम करते थे। तो आपका जो ये आईएएस बनने का सपना था, वो कब कैसे पैदा हुआ और आपने उसको पूरा करने की कैसे कोशिश की? आई जस्ट वांट टू नो द जर्नी। मैं पहले थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, शिशु मंदिर में, हिंदी माध्यम में ही पढ़ा हूँ। 10वीं हिंदी हमारा माध्यम में। चूंकि मान्यता नहीं थी तो हम शासकीय स्कूल में ज्वाइन करके 10वीं शासकीय स्कूल से हुई है और 11वीं 12वीं में मैंने मीडियम चेंज किया था। लेकिन अच्छा। जर्नी जो शुरू हुई है वो एक छोटा सा इंसिडेंट है। मैं डिस्ट्रिक्ट में 3rd आया था और मुझे अवार्ड देने के लिए कलेक्टर सर आने वाले थे, बट ओह। किसी कारण से कलेक्टर सर उन्होंने असिस्टेंट, तो यस यस, अभी असिस्टेंट बिल्कुल। कलेक्टर सर आए तो कलेक्टर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बनना चाहते हो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम्म। कलेक्टर सर आने वाले थे, हम तो सुबह से तैयार होके बैठे हैं और असिस्टेंट कलेक्टर सर को भेज हाँ दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओके हाँ। तुम कलेक्टर बनोगे। तब मैं बहुत छोटी उम्र का था, समझ नहीं थी। फिर न्यूज़पेपर में छप गया कि ये कलेक्टर बनना चाहते हैं। घर वाले भी मजाक अच्छा। मजाक में कहने लगे कि अच्छा कलेक्टर बनेगा। तो मैंने कहा हाँ कोशिश तो करूंगा। कलेक्टर बाबू। फिर भूल गए, हाँ। कई दिमाग से निकल गया कि कलेक्टर बनना है, इंजीनियरिंग में चले गए जैसा सब लोग करते हैं। बट देन हम्म। सडनली जब मैं इंजीनियरिंग करके घर लौटा तो मुझे एक, हमारे डॉक्टर साहब है हम जानते हैं, उन्होंने पीछे से आवाज दी कि अरे कलेक्टर साहब कैसे हैं। तो मुझे लगा कि अरे हाँ अभी तक लोगों को पता है कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। तो उसके बाद 8वीं 10वीं में भी ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मैं कलेक्टर बनूंगा। देन आई डिसाइडेड कि हाँ। नहीं नहीं, जो छूट गया है उसे पूरा करते हैं। और वास्तविक प्रिपरेशन तो इंजीनियरिंग के बाद ही स्टार्ट हुई। मैं दिल्ली गया एंड दिल्ली में मैं 5 हम्म। किए, मैंने अटेम्प्ट दी है 5। तो कई गलतियां की है, गलतियों से सीखा है एंड देन मेरा सिलेक्शन 2016 वाली एग्जाम में हुआ है। वाओ। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि आपके बचपन का सपना था, वो भी किसी ने आपको फिर जब टोका, बड़े होने के बाद आप इंजीनियरिंग जी करके जी। गए, तो आपको फिर से लगा कि नहीं, मुझे अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। अब एक इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी सी जॉब है ना, तो उसमें आपको पता था कि आपको एक एक अलग स्टेटस, एक अलग सैलरी, सब कुछ बहुत अलग उम्दा होने वाला है। अचानक उसको बिल्कुल आपने बोला कि मुझे क्विट करके सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, तो फैमिली का सपोर्ट मिला या फैमिली का विद्रोह मिला? नहीं, फैमिली हमेशा से ही हमारे यहाँ, मतलब आई बाबा, चूंकि मैं मराठी कल्चर से बिलीव करता हूँ तो हम आई बाबा बोलते हैं। हम्म। तो कभी भी हम्म। इस विषय को लेके कि हम क्या बनना चाहते हैं, रोक टोक नहीं हुई। जो आप करना चाहिए, हमेशा से ही माता पिता ने इसी चीज को लेके बढ़ावा दिया है। और हमारी आर्थिक परिस्थिति में भी जितना संघर्ष उन दोनों ने किया है, मुझे लगता है हम्म। कि ऐसे कई मेरे बैचमेट्स भी है। बट हमारी आई ने गाय का काम किया, टिफिन सेंटर चलाया, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड की हमारे बच्चे पढ़े अच्छे से। और मेरा छोटा भाई आज एमडी कर रहा है, उसको डॉक्टर बनना था, आयुर्वेद में करना था, एमडी आयुर्वेद में ही कर रहा है, पंचकर्म में। सो हम दोनों ने जो वाह। डिसाइड किया, पेरेंट्स ने वैसा ही सपोर्ट किया। कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बोले आप अपने सपनों को जिए,
हम आपके साथ हैं, कोई समस्या हमारे तरफ से नहीं आएगी, आप जो करना चाहते करिए। तो एक परिवार का लवली। सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। इनफैक्ट चूंकि फैमिली की बात चल हाँ। रही है, तो मेरे नहीं होने के बाद 2014 में मैंने इंटरव्यू दिया था, 15 में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने क्विट कर दिया था ऑलमोस्ट, कि अब मैं नहीं करूंगा। हम्म। मैं घर चला गया कि हाँ। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मुझे लगता नहीं कि ये थोड़ा हो पाएगा। तो मेरे आई बाबा ने मुझे इनफैक्ट सपोर्ट किया, कि बोले आप पढ़ा तो तब भी सकते हो जब आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाए। मैंने कहा हाँ, ये भी सही हाँ। है। तो बोले आप एक अटेम्प्ट दे दीजिए हमारे लिए। हमने कहा ओके। तो उस अटेम्प्ट में गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। सो फैमिली की बहुत बहुत वाह। ही बड़ी भूमिका है। तो इस तरीके से परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया है इस विषय को लेकर। आपने जो ये बात कही ना कि आप क्विट कर रहे थे और फैमिली ने आपको वापस बूस्ट किया, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो शायद आज हम बात नहीं कर रहे होते, है ना? ये कितनी शायद। बड़ी चीज है। फैमिली सच में सबकी बैकबोन होती है और उनको मान लेना चाहिए जो हमें सलाह देते हैं। सब चूंकि बिल्कुल। आपने अपनी लाइफ में यू हैव सीन एवरीथिंग, है ना? आपने अप्स एंड डाउन सब कुछ देखा है। तो जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उन्हें अक्सर ये लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है या उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये कितना वैलिड है जो ये दिमाग में लोगों के चलता है? ये जो भावना है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में, बिल्कुल घर हम्म। पे बिल्कुल ऐसा मन में बैठ चुकी है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब अगर वास्तविकता हम्म। में हम देखें तो हर हिंदी हम्म। या कोई भी भारतीय भाषा की अपनी सीमा है, और हम्म। हमें अगर वो सीमा पता है तो हम उस सीमा के दायरे में रहते हुए बढ़िया काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ये तवज्जो देते ऐसा क्यों लगता है, जब हम किसी भी हम्म। मातृभाषा में, वेदर हिंदी, मराठी या तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में अगर हम लिखते हैं, तो हमें अक्षरों को कर्सिव जैसे नहीं लिख सकते, हमें उठा के पेन लिखना पड़ता है, ऊपर लाइन खींचनी होती हिंदी में। सो अगर आप ब्लैंक पेपर पे 25-30 पेज पे सिर्फ ब्लैंक लाइन खींचोगे तो आप डेफिनेटली 10 से 12 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगना है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। हाँ। तो आपको आपकी कमी पता होगी राइट। कि लैंग्वेज में आपको 3 घंटे में कर रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि वो 2 घंटे 50 मिनट में हो जाए। तो आप उससे आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सो वन इज लैंग्वेज। राइट। सेकेंड हम आते हैं कि इसमें सारे जो है हिंदी माध्यम के, हम्म। तो मैं यहाँ था कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है अंदर से कि हम नहीं कर सकते, अंग्रेजी माध्यम आगे है। तो जो चुनौती है हिंदी माध्यम में, मुझे लगता है बेसिकली पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में 3 है। नंबर 1 लैंग्वेज, जो मैं डिस्कस कर हम्म। चुका हूँ कि भाषा में ये समस्या आती है कि आपका पेन उठना है, आपको ज्यादा समय लेना है, तो आपको प्रैक्टिस भी वैसी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि सामने चुनौती है। दूसरा ये या। आता है कि हम जो कीवर्ड्स लिखते हैं, जैसे मैंने कई बार ये टेस्ट सीरीज में भी ट्राई किया है, इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज के साथ मैं भी करता था। तो जैसे मैंने लिख दिया स्वतः संज्ञा, तो मेरी फैकल्टी ने कॉपी चेक की और कहा कि राहुल आपने इसमें कीवर्ड नहीं लिखा है सुओ मोटो। सो आई वाज शॉक्ड कि मैंने स्वतः संज्ञान लिखा है, दैट इज सुओ मोटो। तो ये समझ में आया कि जो कॉपी जाते हैं अधिकतर अंग्रेजी माध्यम के प्रोफेसर्स जो ड्यूअल लैंग्वेज जानते हैं, दोनों भाषा जानते हैं, वो जांचते होंगे। ये मुझे क्लिक किया। तो मैं अगली बार जब भी स्वतः संज्ञान या कीवर्ड मेरा लिखूंगा, उसको मैं देवनागरी में सू मोटो लिखूंगा और अंडरलाइन करूंगा कि उन्हें दिखे कि मैंने कुछ लिखा है अंग्रेजी में। सो दिस इज सेकेंड थिंग। तो कई बार कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कीवर्ड्स को अगर एग्जामिनर को नहीं दिखा पाए तो आपका 0.5 मार्क्स कटेगा। 0.5 मीन्स यूपीएससी में अगर आप एक पेपर में 0.5 ले रहे हो, एक क्वेश्चन में 0.5 ले रहे हो, अगर आप नहीं दिखा पाए तो 20 क्वेश्चन में 10 मार्क्स हो गए और जीएस के 4 पेपर में 40 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स मतलब आपका कंपटीशन से आउट। 2 नंबर भी आपके 2 से 10 की रेंज में भी आप कंपटीशन से बाहर होते। तो 0.5 का बहुत इंपॉर्टेंस है, 0.25 का इंपॉर्टेंस है, मतलब 20 मार्क्स। तो हमें इस तरीके से सोचना होगा कि किस तरीके से हम 0.5 0.25 के साथ हिंदी माध्यम वाले हो रही है। और आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम के अधिकतर विद्यार्थी की जो रेंज सिलेक्ट नहीं होने की है वो 20 से 40 मार्क्स ही है मेंस में। आप किसी भी जो सिलेक्टेड बंदे नहीं हुए हैं हिंदी माध्यम के, आप बात करेंगे तो जीएस में उनका जो एवरेज स्कोर जाना था उसे 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, इससे अधिक कम नहीं होगा। और वो जो है वो 0.5 की वजह से हर क्वेश्चन में। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन्हें नहीं आता है। तो हमें अपनी सीमाएं समझनी पड़ेगी। और तीसरा जो मुझे लगता है, पहला भाषा, दूसरा कीवर्ड्स जो वहां हम नहीं पहुंचा पाते, और तीसरा है गाइडेंस।
हिंदी माध्यम में गाइडेंस का हम्म। मैं कहता हूँ कि अकाल है, कमी है। रीजन ये है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्ट ही पिछले कई दिनों में बहुत कम हुए हैं, और जो हुए हैं वो या तो अपनी आगे की परीक्षा में या फिर कहीं और ट्रेनिंग में बिजी होने के कारण नहीं दे पाए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से 1000 में से करीब करीब 900 950 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो 950 में से 10% भी अगर दे दे ज्ञान तो उतना मार्केट में अवेलेबल हम्म। होता है, बट हिंदी माध्यम में ये कमी है। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगर हिंदी माध्यम में हम लोग ध्यान रख तो हम लोग 9-10 का बैकग्राउंड लगभग मेरे जैसा था। मैंने ऐसे स्कूल में पढ़ाई नहीं की जो कॉन्वेंट हो। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम में कॉन्वेंट हो या फिर ऐसी कोई स्कूल हो, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां टीन में ऊपर से पानी गिरता था तो छुट्टी हो जाती थी, इस टाइप के स्कूल में हम गांव में पढ़े 10वीं तक के। 11वीं 12वीं मेरी बहुत अच्छी जगह से नहीं हुई है। इंजीनियरिंग में नहीं है, बहुत अच्छा लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं रहे इंजीनियरिंग में कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया या कोई स्कॉलरशिप मिली हो, ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो मैं एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ अपने आप को, इवन बिलो एवरेज। बट आई थिंक राइट तरीके से अगर हम चीजें करते तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट हिंदी माध्यम का कर सकता है, सभी माध्यम का कर सकता है। हमारे पास एक चीज की कमी है, वो है आत्मविश्वास हिंदी माध्यम में, कि अंग्रेजी माध्यम वाले क्या कहेंगे। जैसे मैंने हम्म। देखा है बच्चों को कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण ले जाते थे कि कोई ये ना कह दे कि यार हिंदी माध्यम वाला इसका सिलेक्शन नहीं होगा। सो हमें लगता है कि हमें गर्व से जो हमारा न्यूज़पेपर है जो हम पढ़ते हैं, हमें दैनिक जागरण समझ में आता है, क्या दिक्कत है? हमें अगर सही बात है। अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको जैपनीज नहीं आती, आपको जर्मन नहीं आती, आपको रशियन नहीं आती, सो व्हाट, आपको अंग्रेजी नहीं आती है। और अंग्रेजी कोई प्रमाण नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। हिंदी भाषा है, आपको गर्व से कहना चाहिए, आपकी मातृभाषा जो भी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, अपनी मातृभाषा पे गर्व करना चाहिए और उसमें देना चाहिए। और उसमें जैसे हम लोग कई सारी क्लासेस मैंने ऐसी की है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की साथ में होती थी। मैंने देखा है कि हम्म। सर अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, हम 10 लोग हिंदी माध्यम वाले बैठे हैं, हमें मतलब मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जैसे पाप कर देगा कि हिंदी में मैंने पूछ लिया तो लोग क्या सोचेंगे। मैं गर्व से कहता था कि सर मुझे हिंदी में आप बताइए, मुझे नहीं आती है अंग्रेजी, तो उसमें शर्माना क्या है? तो एक बिल्कुल चीज सही अगर कहा हम ये आपने। नोट कर ले कि भाषा का ज्ञान नहीं होना अज्ञानता नहीं है, अपनी भाषा पे ज्ञान होना गर्व का विषय है। अगर आप जो भी मातृभाषा है, हिंदी विशेषकर अगर आपको है, आप हम्म। उस पर गर्व हम्म। करिए और उस माध्यम के साथ सोचिए कि हमारा होगा, ये आत्मविश्वास आ गया तो आप कर लेंगे, हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी माध्यम से हमारे बैच में रैंक 31 भी रहे हैं जी। हाँ। सर, जी जी। जैसे आपने बताया कि भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, आईएएस बनने के लिए ना अक्सर मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल एबिलिटीज होनी चाहिए बच्चे के अंदर, तभी वो व्यक्ति आईएएस बन सकता है। नॉर्मली आईएएस बनने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या काबिलियत होनी चाहिए जो उसको भीड़ से अलग रखेगा, और उसको किस स्किल को ना अपने उसको शार्पन करना चाहिए? मुझे लगता है ये थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत मत है, आई डोंट नो आप लोग सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन आईएएस बनने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए। अगर एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है, दैट इज व्हाट वन थिंग यू नीड। मतलब आपको सामान्य चीजें चाहिए, लेकिन असामान्य करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप बन सकते हैं। मैं अपने आप को सामान्य व्यक्ति मानता हूँ, पढ़ाई में वेरी भी गुड। और जीवन में भी। तो एक चीज अपने ऊपर आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और चीजों को सरल रखना चाहिए। हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इसलिए आईएएस नहीं बन रहे। मुझे लगता है वहां प्रिपरेशन करने वाले 95% लोग इसलिए आईएएस नहीं बन रहे क्योंकि वो अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है कि यूपीएससी ने पूछा होगा तो कुछ विशेष ही होगा, ऐसा जैसे हम नॉर्मल उत्तर देते हैं, 10वीं में आपने उत्तर दिए, 12वीं में उत्तर दिए, ग्रेजुएशन में दिए, वैसे आईएएस में देना है। बेसिक्स आपको ध्यान में रखना है कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, और जो पूछा है उसका जवाब देना है। बट मतलब मैं ये वर्ड बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ हिंदी माध्यम के लिए, कि हम लोग भूमिका बनाने में ही पूरा उत्तर निकाल देते हैं, जबकि जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना उत्तर लिख के आप आगे। 2+2 अगर 4 है तो एग्जामिनर ये पूछेगा ही नहीं आपकी एबिलिटी क्या है, उसको आंसर चाहिए। अगर हम्म। आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है और आप में वो आत्मविश्वास है कि आप कर लेंगे, तो मुझे लगता है इससे अधिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि ये चाहिए वो चाहिए, 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, इतना डिफिकल्ट कर दिया है एग्जाम प्रिपरेशन को कि एक एक आम बच्चा 100 बार सोचता है कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा।
जबकि वो बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल हाँ, सही बोला। मतलब कि कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी आम बच्चा जो एवरेज विद्यार्थी रहा है, जिसकी पढ़ने में थोड़ी सी ललक है, जो करना चाहता है, पूरे आत्मविश्वास से सही गाइडेंस से करेगा तो कर लेगा। ये बहुत चैलेंजिंग नहीं है जितना लगता है। चैलेंजिंग अच्छा इसलिए फिर भी क्योंकि मिसकंसेप्शन है। हाँ, हाँ, फिर भी लोगों के दिमाग में लगता है ना कि जी। प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल तैयारी करने की जरूरत है, कुछ स्पेशल बुक्स पढ़ने की जरूरत होती है। लोग बहुत एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि हम किस तरह की बुक्स पढ़ें, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कैसी बुक्स पढ़ना चाहिए, क्या जीके हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके पास होते हैं और बहुत सारी चीजों पर वो रिलाय भी करने लग जाते हैं। आपका क्या मत है, मतलब प्रिपरेशन के लिए अब कुछ मुझे खास लगता है बुक्स? कि हाँ, प्रिपरेशन के लिए आपको बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं जब वहां दिल्ली गया तो मुझे समझ में आया कि मैं 6वीं की एनसीईआरटी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये वास्तविक मेरी स्थिति है जो इंजीनियर है। ये सच्चाई ओ आज आपको गॉड। बता रहा हूँ। तो मैंने 5वीं की एनसीईआरटी भी पढ़ी है। मतलब ये मेरे रूम पार्टनर जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आपकी वीडियो पॉज हो गई। मुझे लगता है कि हमें अपने बेसिक्स के साथ एनसीईआरटी इसीलिए क्योंकि वो सभी जगह एक्सेप्टेड है, हमारे हम्म राष्ट्रीय उसमें पाठ्यक्रम में है, इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। हम्म एक एक रेफरेंस बुक सभी जगह की, जिससे कि आपका विषय पे होल्ड अच्छा हो। एक से अधिक किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़े उसको अच्छे पढ़े। जो आप पूछ रहे हैं ना क्या विशेषता होती है, हम जो पढ़ेंगे उसको अच्छे हम्म से पढ़ेंगे, अगर ये है। और अपनी सच्चाई के साथ होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं मेरी सच्चाई जानता था कि मुझे 6वीं के बच्चे का भी ज्ञान नहीं है, तो मैंने 5वीं भी पढ़ी है। आप अगर अपना सच्चाई जानते वाह। हैं, आप जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं, तो मेरे हिसाब से वहां से इंप्रूव करना आसान है। आप अगर फाल्स वर्ल्ड में जिएंगे ना कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, ताकि लोग ये ना कहे कि ये तो अज्ञानी है, या लोग चिढ़ाए नहीं कि इसको कुछ नहीं आता। अगर आप दूसरों के हिसाब से चलने लग गए, फिर नहीं हो पाएगा। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और अपनी सच्चाई पता होना चाहिए। और पाठ्यक्रम में जैसा आपने कहा कि बेसिक रेफरेंस बुक पढ़े, एक एक रेफरेंस बुक हम्म सभी विषय के लिए पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, और हम्म न्यूज़पेपर मैं मानता हूं कि डेली पढ़ना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। कोई कहता है कि चिटपिट पढ़ के भी हो जाता है, और हो भी जाता है जो स्मार्ट वर्क करते हैं। बट औसत विद्यार्थी को न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसका लिखने की शैली बढ़े। और जो आपका मेन है, आपकी कॉपी आपके मतलब वहां जाएगी चेक करने के लिए। वो ये बैठ के नहीं पूछेंगे कि राहुल आप बताओ इसमें क्या लिखना चाहते थे, या आप क्या सोचते हो। कॉपी आपकी चेक होगी, कॉपी राइट। आपका सब कुछ है। तो आपकी लेखन शैली ऐसी होना चाहिए कि जो आप कहना चाह रहे हो, जो आपके दिमाग में है और जो आपने कॉपी पर उतारा, वो सेम होना चाहिए। और वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पहले दिन आंसर लिखना है तो आप बहुत ही घटिया आंसर लिखेंगे। जैसे मैंने भी लिखा, बहुत घटिया लिखा था। दूसरे दिन उससे बेटर, तीसरे दिन उससे बेटर, ऐसा करते करते आप प्रैक्टिस से इंप्रूव करेंगे। सो इट इज लाइक कि देर इज नथिंग स्पेशल। और कुंफू पांडा की एक मुझे बड़ा अच्छा डायलॉग लगता है कि देर इज नथिंग स्पेशल इन द वर्ल्ड। टू मेक समथिंग स्पेशल यू हैव टू बिलीव इट दैट दिस इज स्पेशल। मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता है, हाँ, आपको विश्वास लवली। करना पड़ता है कि आप सही तरीके से कर रहे हो। और यही मूल मंत्र है। और एक जो मैं मानता हूँ मूल मंत्र इस पाठ्यक्रम के साथ, वो है आत्मदीपो भव। इतने सारे लोग हैं, आप सिलेबस देखिए, लास्ट ईयर हाँ। क्वेश्चन पेपर देखिए, और आपका स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। हो सकता है मेरे स्टाइल से आप करने लग जाओ तो 100% सफलता ना मिले। मैं आपके स्टाइल हम्म से करूंगा तो 100% सफलता नहीं मिले। कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम में कॉमन हो सकती है, बट सबका तरीका हम्म अलग होगा। और वो तरीका बेस्ट होगा। वो मुझसे बेटर करेगा, वो मुझसे अच्छा होगा, मुझसे इंटेलिजेंट होगा। तो मुझे लगता है कि इसलिए सिलेबस देखना चाहिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, बेसिक किताबें लेना चाहिए, और जो यूपीएससी की डिमांड है उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है या फिर आपको नहीं बनाना है, जो आपकी चॉइस है वो आपको करना चाहिए। अल्टीमेट गोल आपका ये है कि यूपीएससी में पूछे हुए एक क्वेश्चन पेपर के 20 आंसर, 20 क्वेश्चन को मैं कैटर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं 20 में से 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे से जानता हूँ, 4 क्वेश्चन एवरेज जानता हूँ, 4 नहीं भी जानता हूँ, तो भी मेरा हम्म सिलेक्शन हो जाएगा। उसको बहुत रिप्रेजेंट बढ़िया। कैसे ऐसे करना है। जी जी। हाँ, नहीं आप उसको बताए थे रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि सामने वाले को समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हो। दैट्स इट। बहुत सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। सर मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया।
अब सबसे बड़ा जी मैं आजकल हमेशा चेक करती हूँ, वो आता है आईएएस में के इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल। मतलब एक ऐसा ना, वो जी बहुत जी फनी फनी सा आता है, मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये कौन सा सवाल हो सकता है जो कि आईएएस में पूछेंगे और इसका कोई स्पेशल जवाब हो सकता है। तो ये वाला ना लोगों के अंदर एक बहुत नर्वसनेस होती है कि जो इनका इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू बहुत स्पेशल होगा या बहुत ऐसा होगा कि इसका जवाब ही नहीं आता होगा दिमाग के ऊपर। सर आई होप यू कैन हियर मी। यस यस यू यस कैन हियर मी ना? यस यस या सुन रहा तो हूँ आपको। एक जी नर्वसनेस रहती है फॉर द इंटरव्यू। या फॉर द इंटरव्यू देयर इज अ नर्वसनेस। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए गए थे? डेफिनेटली नर्वस था और ये होना भी चाहिए। नर्वसनेस इज गुड। नर्वसनेस होने से आप अवेयर होते हो और कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनते हो, ये तो अच्छी क्वालिटी है। मतलब अर्जुन भी जब कर्ण से लड़ता है तो एक दिन पहले नर्वस ही होता है, और ये कहा जाता है कि उसी कारण वो युद्ध भी जीतता है। तो ये तो अच्छी बात है, नर्वसनेस होना गलत नहीं है। बट नर्वसनेस का मतलब ये नहीं कि आप निगेटिव हो जाओ, परेशान हो जाओ। अपने आप को आप अवेयर रहने के लिए हल्का सा नर्व होना चाहिए। तो मैं भी नर्वस था मैं जब अंदर गया, क्योंकि पूरे जीवन का एक इंटरव्यू दांव पे लगा है। इंटरव्यू के मार्क्स अगर थोड़े कम हाँ। हो गए, मान लीजिए 275 में से 100 मिल गए, तो मेरे को फिर से पूरी लाइफ आगे करने के लिए 1 साल और देना है। तो वो नर्वसनेस तो आम है, और वो हर हर विद्यार्थी में होता है। ऐसा कोई मेरे हिसाब से एस्पिरेंट नहीं है जिसके अंदर नर्वसनेस ना हो। बट किस सीमा तक हो, राइट। अपने आप पर भी थोड़ा विश्वास होना चाहिए। कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा स्पेशल उसको रखने की जरूरत है। हम अपने माइंड में उसका ऐसा वो बना लेते कि ये करेंगे वो करेंगे, तो हम सिंपल नहीं रख पाते चीजें। जितनी चीजें सिंपल रखेंगे उतनी चीजें ज्यादा अच्छी होगी। वो आपसे पूछेंगे आपको आता है तो आप बताइए, नहीं आता तो सॉरी कहिए। वो आपके सॉरी से आपको जज नहीं करेंगे, वो जितने आंसर आप दोगे वो कितने अच्छे से दिए उससे आपको हम्म। जज किया जाएगा हमेशा से ही। और बेसिक एटिकेट्स इंटरव्यू के ये है कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलो और उनसे झूठ नहीं बोलो। हम्म। जैसे आपने इतने लोगों के इंटरव्यू दिए है, मुझे लगता है जैसे आप भी अब समझ गई होगी कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। आप भी समझ सकते हो। तो वो तो ऐसे लोग हैं जो हर साल इंटरव्यू आपके सामने से होते हुए देख रहे हैं। लाइफ उनकी बहुत ज्यादा रही, उन्होंने इतने लोगों को अपने सामने इंटरव्यू लिया, इतने लोगों से मिले हैं, तो डेफिनेटली वो हाँ। हम लोगों से कई ज्यादा जानते भी है, कई ज्यादा ज्ञानी भी है। तो हमें उन्हें चीट नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं कहना चाहिए। आपको आता है तो कहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मुझे लगती है, और जो नहीं आता है उसको उसमें आपको ये भी नहीं, कई लोग नहीं आता तो घबरा जाते हैं, नहीं आता नहीं आता, गर्व का विषय, नहीं आता फिर सीख लेंगे। एटीट्यूड आपका होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और जो आता है वो बहुत अच्छे से बताना आना चाहिए। उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। अच्छा, एक और चीज लोग मिस कर जाते हैं कि आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हम भरते हैं, उसमें आप जानकारी देते हो कि हम्म। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। अब वो जानकारी हम्म। आपने दी है कि आपको वो आता है, अब उसके बारे में ही आप हम्म। नहीं बता पाओगे तो सही इंप्रेशन नहीं है। जैसे आज आप कहते हैं कि आपको म्यूजिक के बारे में पता है, तो आपको उसके बारे में 100 मतलब पता होना चाहिए कि आप म्यूजिक सुनते हो, तो आपकी हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है, आप जानते हो। तो अगर नहीं पता है तो दिस मीन्स कि आप सीखने के लिए लिखा है, तो वो अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो अपना डीएफ मजबूत करना चाहिए। और आई गेस हल्की सी नर्वसनेस होती है तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो मार्केट में होते हैं, वो कुछ कुछ। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको कि आप बस से उतर रहे हो, आपके जेब में 20 का जी। नोट है, सामने भिखारी है, तो आप क्या करोगे। मुझे खुद को समझ नहीं आया कि हाँ। अचानक एकदम से क्वेश्चन आ गया। तो जो मेरे मन में चल रहा था कि मैंने सोचा, मैंने बोला मैं दूं कि नहीं दूं, ये पहला थॉट तो यही चलेगा। तो मैडम थी, उन्होंने कहा उन्होंने कहा हाँ। कि ऐसा थॉट क्यों चलेगा कि तुम्हें दूं कि नहीं दूं। मैंने कहा मेरे पास तो 20 ही रुपए हैं, दूं नहीं तो ये थॉट चलेगा। तो उन्होंने फिर पूछा कि क्यों। हाँ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसको अपाहिज बना रहा हूँ भीख दे के, वास्तव में सोचता हूँ कि क्या हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो बोले आप क्या हम्म। करेंगे। मैंने कहा मैं उससे पूछूंगा क्यों चाहिए, अगर वो भूखा है, आसपास कुछ है, तो मैं भोजन देने का प्रयास करूंगा, और ये कहूंगा कि आप आगे से इस तरह ना करें, खुद से कमा कर खाएं। हम्म। मैडम ने क्रॉस क्वेश्चन किया, आपको लगता है कि आपके कहने से ये ठीक हो जाएगा, मतलब कि वो सुधर जाएगा, वो वो नहीं सच करेगा। मैंने कहा बताएगा। डेफिनेटली नहीं। हाँ। हाँ डेफिनेटली नहीं, बट कोशिश तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ओके। सो मुझे क्वेश्चन इवेल्यूएट उन्होंने किया है, बट व्हाट हैपेंड टू मी, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिससे मैं खुद ही सरप्राइज हो गया कि मैं जवाब क्या दूं। मेरे जो माइंड में आया, जो उस समय सोचा, ऑनेस्टली मैंने कह दिया। हो सकता है इसके कम नंबर भी मिले हो या ज्यादा भी मिले, आई डोंट नो। सो ऐसे कई सारे मोमेंट आपके इंटरव्यू में आते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि आपको पता
नहीं होता है। कई बार ऐसा, जैसे उन्होंने IR पॉलिसी पे उसमें ट्रम्प और इंडिया के रिलेशन पे मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटिकल साइंस पे क्वेश्चन थे, मेरे DAF से क्वेश्चन रहे हैं, और आई थिंक कि ठीक ठाक जवाब दे दिए। 2 जवाब में नहीं दे पाया लास्ट में, जब बोर्ड चेयरमैन ने पूछा था, और यार मुझे नहीं आता है और मैं ब्लफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वास्तव में मुझे वो फील हुआ, तो मैंने सॉरी कह के मैं वापस आ गया। मुझे एवरेज मार्क्स मिले हैं, हो सकता है मैं और बेटर प्रिपरेशन करके जाता तो और अच्छा मिलता। सो इंटरव्यू से नर्वस होने का, ऐसा परेशान होने की, हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया कि आपसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा कि 20 रुपए का नोट आपके जेब में, तो इससे जब आपने इस सवाल का जवाब दे दिया, आपको क्या लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ करके वो स्टूडेंट के अंदर या सामने जो बच्चा बैठा उसके अंदर से क्या निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि सच में बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस उनके होते हैं। मैंने कई बार इंटरव्यूज को कुछ ना क्लिपिंग्स आती हैं यूट्यूब पे मिलती हैं, उनको देख के मुझे लगता है इस क्वेश्चन से क्या मतलब, व्हाट डू दे वांट टू जज, माइंडसेट देखना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी का पक्ष देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आपने जो यूट्यूब पे क्लिप देखी है वो होती है, अच्छा, दैट्स नॉट द रियल वंस। इंटरव्यू की क्लिप अवेलेबल नहीं होती है, वो मॉक इंटरव्यूज की होती है, तो कई बार उसमें इस तरीके से सनसनीखेज बनाने के लिए पूछा भी जाता है। बट एक्चुअल में मुझे लगता है जो ओह। बोर्ड पूछना चाहता है, वो ये पूछना चाहता है, ये हम्म। देखना चाहता है कि आप, मतलब अपने जो आप बोल रहे हो वो कन्विक्शन से बोल रहे हो कि नहीं, आप जो स्टैंड लेते हो वो हवा हवाई है, या आप डिटेल एनालिसिस करके स्टैंड लेना जानते हो। चाहे कोई भी स्टैंड लो आप, सही गलत का बात नहीं है इसमें। क्या आप स्टैंड लेना जानते हो? क्या आप कॉन्फिडेंस हो, मतलब कॉन्फिडेंट हो कि हम जो पूछा जा रहा है वो आप सॉरी बोलने की भी कैपेबिलिटी रखते हो कि नहीं रखते हो, हम्म। ये भी वो देखना चाहते हैं कि आपको नहीं आता है तो। और तीसरा मुझे लगता है कि आपकी सच्चाई देखना चाहते हैं वो जनरली। अब मुझे लगता है कि 3 साल जो मुझे सर्विस में हो गए, 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ज्वाइन हम्म। मतलब सिलेक्ट होने के बाद से, जितना मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पर भी, आप बिल्कुल जज कर लेते हो व्यक्तियों को कि ये ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और 90% आप ठीक साइड ही होते हो। तो थोड़ा बहुत वो ये देखना चाहते हैं कि आप में सच्चाई बोलने की वो करेज है कि नहीं है। तो आप, आपकी पर्सनालिटी हर किसी की अलग अलग होगी, कोई बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव होगा, कोई हम्म। कम शब्दों में बहुत अच्छा कहेगा, किसी को कहने में ज्यादा शब्द लगेंगे, लेकिन क्या आप अपनी पर्सनालिटी के साथ जो आप हो उसके लिए आप मतलब कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, आप में वो कन्विक्शन है कि नहीं अपनी बात रखने का या अपनी गलती मानने का। अगर ये 2-3 चीजें हैं, और वही जेन्युइनिटी जो हम कह रहे हैं कि जेन्युइन है कि नहीं पर्सन, वो इसमें देखना चाहते हैं। वो सही गलत नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये मेंस दे के आया है, बेसिक नॉलेज इसके पास है, बेसिक नॉलेज वो चेक हम्म। नहीं करना चाहते हैं। आप उसको किस तरीके हम्म। से रखते हो, एक वो मैटर करता है, और आप जो स्टैंड ले रहे हो वो लॉजिकल बेसिस पे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये वो देखना चाहते अच्छा, आपकी लाइफ तब और अब में कितनी डिफरेंट है? अब क्या फर्क आपको हैं। महसूस होता है डेफिनेटली, आपको अपनी लाइफ में? आई थिंक डेफिनेटली डिफरेंस आ जाता है, मतलब कोई ये कहे कि नहीं आया तो गलत है। डिफरेंस में मैं कहूँ तो व्यक्तिगत तौर पर आपका, चूंकि सोचने का, आप कई लोगों से मिल पाते हैं, एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके हम्म। पास 100 प्रॉब्लम्स आते हैं, आप हर दिन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आपका अप्रोच जो है वो चेंज होने लगता है, आप चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखने लगते हो, अनुभव आने लगता है। तो व्यक्तिगत तौर पर तो आपको सीखने के लिए एक समुंदर मिल गया है इस सर्विस के साथ, एक ये बदलाव आता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है वो आपके परिवार में आता है, जो हाँ, आपसे मैं ज्यादा पूछना उन्हें चाहती महसूस होता है। थी। जी मैं जी जी सोच जी। रही थी कि मैं पूछूंगी आपसे। जी, क्या हाँ, बदलाव? तो व्यक्तिगत तौर पर तो हमें कई बार, जैसे जो सुख सुविधा के साधन कहते हैं एक्सेसिबल हो जाते हैं। हम्म। व्यक्तिगत तौर पर अभी मैं बात कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे पहले मुझे लगता था कि यार मैं कैसे पास कैसे बनाऊंगा, बस का पास मुझे सोचना पड़ रहा था, ऑफिस जाऊंगा चक्कर लगाऊंगा, है ना। ये सबके साथ जेन्युइन छोटी छोटी चीजें होती थी। अब वो नहीं लगता है कि अब मुझे लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, थोड़ा सा विश्वास आ गया है सर्विस में आने के बाद। तो हाँ। बाकी इंडिविजुअली आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप अब स्मूथली कर सकते हो और आपका करियर सिक्योर है। लेकिन जो दूसरा जो पहलू है वो फैमिली का है, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारे फैमिली को लोग जो है मोहल्ले में या हमारे गांव में वो गर्व से देखते हैं कि इनके परिवार का सदस्य है। हाँ।
उनका जो राइट। लोगों के बीच में जो जैसे मान सम्मान पहले रहा होगा उसमें दोगुनी चार गुनी वृद्धि हो जाती है। हमारे इनफैक्ट चाचा जाए मतलब बुआ जाए कहीं, वो बताते हैं कि हमारा लड़का हाँ, अधिकारी है उनके शब्दों अधिकारी में। है। तो वो अलग महसूस होता है, उन्हें अलग प्राइड फील होती है, उन्हें अलग मतलब बड़ा गर्व फील होता है। वो वेरी फीलिंग नाइस, आपसे, वेरी नाइस। वो फीलिंग जब आप उनकी आंखों में देखते हो, आप जब घर जाते हो उनके चरण छूते हो, जब उनको देखते हो कि जब आपको देख रहे वैसे, उस फीलिंग के बराबर कुछ नहीं है। मतलब आपका व्यक्तिगत कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और क्या हुआ है, उस फीलिंग, वो फीलिंग के लिए आप मतलब कई गुना मेहनत कर सकते हो। अगर आप वो फीलिंग जब देखते हो, जब मोहल्ले वाले आपसे मिलने आते हैं, आप घर जाते हो, अपनी समस्याएं हाँ, सुनाते हैं, आप प्रयास करते हो नहीं हो अलग इशू है, तो वो चीजें बदलाव बहुत ज्यादा आता है। और विशेषकर हर व्यक्ति जो यहाँ सफल, सफल शब्द थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है हर व्यक्ति, हम्म, उसके हम्म, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में यही फीलिंग होती है जो मेरे परिवार में है। एक अलग प्राइड होता है, एक अलग चमक होती है आंखों में। यस। हालांकि वो जी रहे वही जिंदगी है, कोई बहुत बहुत विशेष परिवर्तन नहीं आ जाता है। जैसे मेरे माता पिता अभी भी गांव में ही है, वो चूंकि उनका, हमारी जॉइंट फैमिली है, सब साथ में ही रहते हैं, उनका वही हम्म, इकोसिस्टम है। मेरे साथ रहने के लिए मैंने लाया, बट उन्होंने कहा कि यहाँ मन नहीं लग वो रहा, यहाँ गाँव नहीं में रह ही अच्छा सकते। लगता है। हाँ, यहाँ कि दैट्स राइट। तो वो गांव में रहते, खुश भी है उनका वहां, लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया। बट उनका जो मतलब स्वाभिमान है, सम्मान है, ये जो चीजें है, व्यक्तिगत जो सेटिस्फेक्शन उनको है कि हमने हमारे बेटे को बनाया है, और वास्तव में उन्होंने ही बनाया है, यस, इसमें कोई दो मत यस। नहीं है। तो वो अच्छा, फीलिंग उन से वो अपने आप ऊपर हो गया है। जी। आप आपसे जब वो मिलते हैं, अब जब मम्मी पापा, तो वो आप मतलब बेटा, अफसर बेटा समझ करके वो एक प्यार होता है, या पुराना वाला राहुल जैसा चाहे वैसा ट्रीटमेंट, मतलब घर वालों का नजरिया सेम रहता है या थोड़ा चेंज होता है? हाँ वही रहता है, थोड़ा बहुत दूर के रिश्तेदारों का चेंज हो जाता है। बाकी 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 घर वालों का वही होता है। किसी भी माता पिता के लिए बेटा कभी भी अधिकारी नहीं होगा। वो हमेशा समझते हैं कि क्या व्यस्तता है, उनके लिए वही राहुल है आज भी। इनफैक्ट मेरे पड़ोस में एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा मेरे पड़ोसी जी। का। मेरे पड़ोसी, मैं गया सिलेक्ट होके, उसका ट्रेनिंग से घर गया, उनका कि यार राहुल ये हाँ, LIC का हमारा वो किस्त है, पटाके आ जाओ। मैंने कहा लाइए। मैं उनकी एक्टिवा लेके गया LIC ऑफिस में, और मैं ऐसे गया कि किसी को ऑकवर्ड ना लगे कि यार ये क्यों आए हैं, तो शांति से ऐसी कैप पहन के हाँ, गया, वो LIC का उनका पैसा दिया, हाँ। वापिस आ गया। उन्हें अभी भी लगता है कि ये राहुल है जो इंजीनियरिंग कर रहा था, 11th 12th में था, इसको भेज दो, ठीक है, ये हाँ, किराना स्वीट। भी ले आएगा। हाँ। सो दिस इज, ये मैं मानता हूँ कि ये मेरा अचीवमेंट है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर, कि उन्हें ये अभी तक वो बदलाव महसूस नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे हैं वैसे रहते हैं, तो लोगों को वही लगता है कि आज भी वही है, वैसे ही है। मैं आज भी अपने दोस्तों के साथ जब गांव जाता हूँ, पैदल घूमता हूँ, जैसा मैं पहले जहां जाता था वही जाता हूँ। उसमें बदलाव नहीं है, लेकिन थोड़ी व्यस्तता बढ़ने के कारण, जैसे छुट्टी कम हाँ, मिलती है, फोन पे कम बात हो पाती है बहुत लोगों से, तो थोड़ा सा उनकी शिकायतें रहती है कि ऐसा तो नहीं अधिकारी बन के भूल गए हैं। अब वो अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही है, तो थोड़ा सा वो हमेशा रहेगा, वो हर किसी अधिकारी के साथ, हर किसी कर्मचारी के साथ भी। नई लाइफ आप जब भी शुरू करोगे, हाँ। थोड़ा बहुत चेंजेस आना स्वाभाविक है, और वो सभी के साथ आता है। तो थोड़ी शिकायतें उनकी रहती है कि कभी फोन नहीं आया, तो फिर 15-20 दिन में एक बार फोन हो गया, कि पहले तो 7 दिन में आता था, अब 15 दिन में क्यों आ रहा है। तो हाँ। हर किसी के घर में एक फूफाजी होते हैं जो हमेशा नाराज रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा उसका भी लोड नहीं लेना चाहिए। जी जी। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत हल्के फुल्के ढंग से आपने समझा दी। अच्छा, जो IAS एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई खास इम्पोर्टेंट टिप आप देना चाहेंगे? वैसे तो आपने थ्रू आउट बहुत कुछ बताया इन बच्चों के लिए, पर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टिप जो उनके लिए काम आए? मैं मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आत्मदीपो भव, क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये ऐसी नहीं है कि मैं कह दूं ये फॉर्मूला है और आपने अचीव कर लिया। मैं आपको हम्म, बेसिक्स बता सकता हूँ कि मेरे फॉर्मूले में बेसिक क्या था, वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसकी तरीके से इम्प्रूव। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कह दूं कि आपको भिंडी खाना है डेली, तो वो ठीक नहीं है। मैं न्यूट्रिशन वैल्यू आपको बता सकता हूँ कि आपको प्रोटीन लेना है, राइट। कार्बोहाइड्रेट लेना है। हम्म, अब आप कैसे लेते हो वो आपकी मर्जी है। किसी को भिंडी पसंद है हम्म, तो वो खाए, जैसे प्रोटीन है, किसी को हम्म, दूध लेना है, किसी को अंडे लेना है, वो अपना डिफरेंट डिफरेंट, बट आपको लेना प्रोटीन है। उसी तरीके से मैं ये बता सकता हूँ आपको करना क्या है, लेकिन करना कैसे वो आपको डिसाइड करना है। जैसे
नंबर 1, आपको सिलेबस और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से देखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप किसी भी एग्जाम की, कि हमारा दुश्मन कौन है हमें पता तो हो जिससे लड़ना है, और वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर 2, आपको बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका अच्छा। बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग अच्छी होगी। नंबर 3, आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस बुक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए आप या तो रमेश सिंह कई लोग पढ़ते हैं, मैंने एक और हिंदी संजीव वर्मा है, मैंने संजीव वर्मा पढ़ी थी। आप इकोनॉमिक्स में जैसा आपको सुटेबल हो उतना आपको करना है। एनसीईआरटी आपको 6 से पढ़नी है, तो फर्स्ट आपको सिलेबस और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सेकंड आपको एनसीईआरटी सारी पढ़नी है, मैंने 6 से पढ़ी, आप चाहो तो 6 से पढ़ सकते हो, हिंदी में अवेलेबल है। तीसरा, आपको सभी विषय की एक रेफरेंस बुक पढ़ना है। नंबर 4, अगर आपके पास मतलब समय है तो आप कोई भी कोचिंग के या एडिशनल नोट्स एड ऑन करने के लिए पढ़ सकते हैं, बट वो आपका बेस में नहीं शामिल होते हैं, वो एडिशन है अगर आप चाहते हो तो। नंबर 5, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। नंबर 6, आप चाहो तो आप ऑडियो वीडियो स्टडी थ्रू, जैसे अपना यूट्यूब पे आजकल कई सारे वीडियो है, मृणाल आईएएस के वीडियो हिंदी माध्यम में बहुत अच्छे हैं, आप वो देख के आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। और नंबर 7, आपका नॉलेज अगर आपके पास आ गया तो उसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब राइटिंग स्किल, आपको लिखना है। मैं अगर ये कह दूं मैंने आज किताब पढ़ ली तो मेरी प्रिपरेशन होगी, तो मैं अलग ही दुनिया में हूं, मैं फॉल्स वर्ल्ड में हूं। मुझे लगता है कि सही ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको लिख के देखें कि अगर यूपीएससी में उस टॉपिक से कोई लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है तो क्या आप लिख पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। और अंतिम 7वां 8वां पॉइंट ये है कि आपको टेस्ट सीरीज करना है, क्योंकि मुझे कोई जज करने वाला होना चाहिए, एक ऐसा बेंचमार्क होना चाहिए जिसमें मुझे पता चले कि मैं कंपटीशन में कहां पर हूं। सो मेंस की टेस्ट सीरीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप टेस्ट सीरीज करिए, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, और आपको पता चलेगा आपको कहाँ इंप्रूव करना है खुद के आंसर एनालिसिस करके। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आत्मदीपो भव से ये स्टार्ट होता है कि आप अपने लिए डिसाइड करें, लास्ट ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस आपको देखना है, एक एक एनसीईआरटी सभी की पढ़नी है, एक एक रेफरेंस बुक आपको पढ़ना है। इफ पॉसिबल एड ऑन करने के लिए आप कोचिंग नोट्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, आपको साथ में ऑडियो वीडियो स्टडी जैसे मृणाल के ऑडियोज है आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे हैं। देन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कुछ भी हो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहिए, और आपको टेस्ट सीरीज करना चाहिए, भले आप ऑनलाइन करिए। सो दीज आर 8 पॉइंट्स, मोटा मोटा हर टॉपर यही कहता है। 19-20 होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये सबने किया है इस प्रोसेस से आने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण हिंदी माध्यम में है कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखे। आप मैं कर सकता हूं, मुझे लगता है तो हर कोई कर सकता है डेफिनेटली। मैं बहुत ही औसत विद्यार्थी हूँ, मतलब औसत से भी कम आंकोगे तो मुझे खुशी है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप में से आप अपने आप को इतना मॉडेस्ट वो कर रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं ये पढ़ लेना, उसको तो सोच के भी मुझे गश आ रहा है कि इतना पढ़ना पड़ता है, तो आप औसत तो नहीं हो सकते। नहीं, जैसे हम अगर बात करें, जो प्रिपरेशन करना सोचता है, ठानता है, उसको तो पता है ना कि पढ़ना है, वो यही सोच के आता है। और औसत से मेरा मतलब है कि बहुत स्पेशल गुण नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा हूँ, आईआईटीएन रहा हूँ, मैं टॉपर्स रहा हूँ, डीआरडीओ की स्कॉलरशिप रही है और ऐसा रहा है वैसा रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग पर आप आज जहाँ हैं लोगों के लिए मोटिवेशन है, आप पीपल फॉलो यू, तो ये तो मैं यही जो लोग सुन रहे हैं मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सच्चाई जानते हो और आप मेहनत करना जानते हो तो आप कहीं से कहीं पर भी पहुंच सकते हो। क्या यही आपका सक्सेस मंत्रा भी है? हाँ, आपकी सक्सेस मंत्रा भी यही है? मेरा सक्सेस मंत्रा, मेरा व्यक्तिगत यही है कि आप अपनी सच्चाई जानिए। आप कितने पानी में, अगर आप सच्चाई से अपने आप को बता देते हैं तो आपने जो लक्ष्य रखा है वो आप आराम से पा सकते हैं। सरल रखिए चीजों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे अंदर क्या स्पेशल गुण है कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये पढ़ लू वो पढ़ लू, कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल रहिए भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट करिए, आराम से पढ़िए, अपनी शक्ति को पहचानिए और करिए, हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे कोई संदेह ही नहीं है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का प्रयास किया है अपनी सच्चाई जान छोड़ते हुए, उन्हें बहुत दिक्कत हुई है सिलेक्शंस में एंड ऑल, लाइफ में भी दिक्कत होती है। इसलिए सरल रहिए, जैसे है वैसे रहिए, अपनी सच्चाई जानिए और मेहनत करिए, हो जाएगा। और आत्मविश्वास से करिए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को तो मैं कहूंगा कि पूर्ण आत्मविश्वास से करना चाहिए।
1% भी संदेह नहीं करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी टॉपर भी हो सकता है, रैंक 1 किसी भी दिन ला सकता है। नो डाउट सर, नो डाउट। आपके एक फैन है, वो कह रहे थे होल सॉसर, ये सौसर कोई जगह का नाम है? मेरा होम टाउन है। ये अच्छा अच्छा, Yes. कह रहे हैं कि मतलब दे ऑल फॉलो यू, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक और क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि जी, सर प्रीलिम्स के बारे में कुछ बता दीजिए। तो वैसे तो यू हैव गिवन प्रीलिम्स अ लॉट में, ऑफ हाँ टिप्स। हाँ। जी, प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि वो फर्स्ट फेज होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो ही मेंस के जा पाओगे। तो आपको प्रीलिम्स की अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करना है। और आपके पास जो मेंस से नॉलेज आता है वो सफिशिएंट होता है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा जो ध्यान रखना है, जो मुझे लगता है कि हम्म। जब एटीट्यूड होता है कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो किस तरीके से करोगे। जैसे मैं पहले इजी इजी कर लेता था, फिर टफ, देन टफ, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है, बहुत डिस्टर्ब कर देता है। अगर उसको मैंने छोड़ दिया फ्री, एक टफ क्वेश्चन आया तो उसके बाद के इजी क्वेश्चन को भी वो टफ आता है। तो प्रीलियम्स हाँ। जो है बेसिकली एक आर्ट है एग्जाम देने का। आप किस तरीके से एग्जाम देते हो। तो जिस क्वेश्चन में मुझे चारों ऑप्शन नहीं आते मैं वो छोड़ देता था, और जिस क्वेश्चन में मुझे 3 में से 1 में भी डाउट होता था कि ये हो सकता तो मैं कर लेता था। मैक्सिमम क्वेश्चन हम्म। अटेम्प्ट करने चाहिए। और मेरा एक थंब रूल था कि अगर मैं 10 क्वेश्चन छोड़ दूं और 21 क्वेश्चन गलत कर दूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम्म। मैं 10 क्वेश्चन छोड़ दूं और 21 क्वेश्चन गलत कर दूं, गलत कर दो। हाँ, तो भी मेरे 120 समथिंग मार्क्स आएंगे। मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 100 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता था। तो जब मैं क्वेश्चन करता था तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहता था। मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन नहीं आता तो क्या हो गया, छोड़ सकते हैं, 21 क्वेश्चन मैं गलत कर सकता हूँ, मेरे पास इतना लीनियंसी है। तो उस कॉन्फिडेंस से आप जाओगे तो उल्टा एटीट्यूड रखना चाहिए कि हर क्वेश्चन सही करने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में, वो आप नहीं झेल पाओगे हम्म। ना। मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट भी है उसको करना। बेटर है आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखो कि 10 छोड़ के अगर मैं 21 गलत करता हूँ, या मोटा मोटा मैं 30 के 30 गलत करता हूँ 100 अटेम्प्ट में, तो भी मुझे 120 मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट इज विन विन कंडीशन। आपके माइंड में प्रेशर कम रहता है, तो आप बहुत अच्छे से फ्रंट फुट पे खेलते हो प्रीलिम्स में। और आपका बेसिक नॉलेज जो एनसीईआरटी से आया हुआ है, न्यूज़पेपर से आया हुआ है, और आपने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रखे हैं लास्ट ईयर, लास्ट 3-5 ईयर्स के, तो आई थिंक हम्म। प्रीलिम्स आपका नहीं रुकना चाहिए। इसे सकारात्मक एटीट्यूड से देना चाहिए कि हो ही जाएगा। और अपने आप से सच बोलना चाहिए। जैसे अगेन मैं सच पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। मैं जब हाँ। प्रीलिम्स 2012 दे रहा था तो एक क्वेश्चन आया था, मेरा सेट था सी, थर्ड क्वेश्चन था, हम्म। आशा के हम्म। क्या वर्क्स होते हैं। तो मैंने सोचा ए हम्म। बी सी, मुझे लगा हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मैंने और टिक लगा दिया। फिर मैंने कहा कि यार तू किससे झूठ बोल रहा है भाई, कौन देख रहा है तेरे को, अपने आप से झूठ बोल रहा है कि ये भी होता है। मैंने कहा नहीं आता है तो उसको गोला कर दे कि बाद में करेगा नहीं आता है। मैंने पेन हाँ। रख दिया वास्तव में। मैंने अपने आप से कहा कि अगर तू इस तरीके से पेपर देगा तो नहीं देना है। देन आई स्टार्टेड कि ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। आई रोट लाइक दिस कि मुझे, मतलब बॉक्स बनाता था मैं जो नहीं आता था, और मैं आगे बढ़ गया। हाँ। अगले 15 क्वेश्चन तक मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, तो भी मैंने कहा कोई बात हम्म। नहीं। उसके बाद एक, बट आई गॉट सिलेक्टेड इन प्रीलिम्स, और बहुत अच्छे नंबर से 2012 में। सो मंत्रा यही है कि प्रीलिम्स भी बहुत कूल एंड कंपोज माइंड से, ईमानदारी से देना है। और जो आपने बेसिक की जो बात की, 8 पॉइंट जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करना है पेपर का, आई थिंक प्रीलिम्स हो जाएगा। अर्पित जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 6 से 6 तक दुकान पे काम करता हूँ, सुबह 6 से शाम 6 बजे, तो तैयारी कैसे करूं? मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब पूछ रहे हैं। ही हैज टू प्रिपेयर ऑन नहीं हिज नहीं, ओन। नहीं बिल्कुल ठीक है। आजकल सुबह 6 से 6, जैसे मेरा एक बैचमेट है, ही इज आईएफएस राइट नाउ, पोस्टेड हाँ। फॉरेन सर्विस में है। वो जॉब करता था, चूंकि फैमिली कंपल्शन था, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक जॉब करता था। देन बट फर्स्ट प्रिपरेशन में उसने क्लियर किया, उसको आईएफएस मिला है। तो उसका यही था कि वो हाँ। आके ईमानदारी से 5 घंटे देता था, 5 घंटे प्रिपरेशन करता था। तो आप अगर सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक दुकान में बैठे तो कोशिश करिए दुकान में ऑडियो वीडियो स्टडी करिए। जैसे हेडफोन लगाकर जब तक कोई नहीं आ रहा आप सुने, फिर पॉज कर दिया, फिर सामान दिया, फिर आपने अपना कर लिया। घर आके न्यूज़पेपर रीडिंग, प्लस अगर न्यूज़पेपर पॉसिबल नहीं है तो आप ऑडियो वीडियो में भी आजकल न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, वो भी दुकान पर कर हम्म। सकते हैं। और 5 घंटे ईमानदारी से आपको देना होगा। तो आप इसको ऐसा मानिए कि आपके पास 12 घंटे हैं, उसमें आप 7 घंटे की नींद निकालिए। अब जो आपका टाइम रह गया, अब आपको खींच काच के 12 घंटे कैसे आप करोगे। 5 घंटे आपको, अगर आप 5 नहीं दे पाते तो आप नींद 1 घंटा कम कर लीजिए, 6 घंटे कर लीजिए, 1 घंटा आपका दैनिक हो गया। 5 घंटे आपको देना है ऑप्शनल पे और जीएस पे।
इस तरीके से आप संतुलन करेंगे तो किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण है, मेरे बैच में ही है। मैं काफी गर्व फील करता हूँ उन लोगों को देख के कि वो 12-12 घंटे काम करके भी करते थे। एक ही चीज आपको चाहिए अर्पित जी, मुझे लगता है वो है कमिटमेंट। अगर आप में समर्पण है 5 घंटे का, तो एक ही चीज काफी है, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 100% कमिट रहिए और आपका हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट भी आपको होना चाहिए। हो सकता है आपको जो मैं 6 महीने में पढ़ूंगा आपको 1 साल लगेगा, क्योंकि आपका समय सिर्फ 5 घंटे है, बट 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में होगा। तो आप टारगेट वैसा सेट करते हुए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, यू हैव बीन सो काइंड। आपने सबके सवालों के जवाब भी दिए हैं बहुत पेशेंस के साथ। अपने काम को भी बीच में आपने थोड़ी देर के लिए स्थगित किया है। थैंक यू, आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आई नो यू हैव टू गेट बैक टू योर वर्क। थैंक यू, नहीं नहीं, बिल्कुल यू हैव योगिता बीन जी, सो मुझे काइंड। हमेशा अच्छा लगेगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आप आगे भी कभी भी कोई भी विषय रखेंगे तो आंख जी, बंद करके मेरी तरफ से हाँ मान के चलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि श्योर हिंदी सर। माध्यम में विद्यार्थियों में ऐसा भ्रम है कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही कर सकते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ने वाले कर सकते हैं, या राइट, जिनके पिताजी सर्विस में वही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही औसत परिवार से हूँ, औसत विद्यार्थी हूँ, हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ, ऐसी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ मैं बता चुका हूँ कि पानी गिरता था छुट्टी हो जाती थी। और इंजीनियरिंग भी मेरी बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है अंग्रेजी मतलब इंजीनियरिंग में भी। सो एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट रहा हूँ, एवरेज परिवार से हूँ, घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं था, पियोन भी नहीं था कोई। सो आप सपने देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है और खुले आंखों से देख सकता है। और मुझे लगता है कि पूरी शिद्दत से अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो आत्मदीपो भव का फॉर्मूला अपनाइए। कोई भी कर सकता है अगर मैं कर सकता हूँ तो आप एक मैं साधारण भी व्यक्ति, हाँ मैंने कर कहा सकता है। साधारण व्यक्ति ने असाधारण काम कर दिया। आप वही चाहिए, हमें असाधारण व्यक्तियों की आवश्यकता भी नहीं है देश में, हमें साधारण व्यक्ति ही चाहिए जो असाधारण काम करने के लिए तैयार हो। अगर ये आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और मुझे लगता है मुझे ज्यादा खुशी हो रही है जब भी मैं इस तरीके की कोई बातचीत होती है और हिंदी माध्यम को बढ़ावा मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो आपका भी ढेर सारा बिल्कुल धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अपने समय दिया और बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। थैंक यू, आपसे फिर मुलाकात होगी, एक बार जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू। तो आज हमारे साथ राहुल जी थे, जो कि रतलाम के एसडीएम हैं। उन्होंने अपना समय हमें दिया, अपनी बातें, अपनी जानकारियां हमारे साथ शेयर की। आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। अगर कोई सवाल मुझसे छूट गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगली बार वो सवाल आप मुझे लिख के भेजिएगा, मैं जरूर राहुल जी से पूछूंगी और एक बार और उन्हें आमंत्रित करूंगी।